मित्रों, आज हम एक ऐसे रोग पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत से लोग बहुत कुछ जानते हैं, बहुत से लोग कुछ नहीं जानते हैं और बहुत से लोग कुछ कुछ जानते हैं। ये ऐसा संक्रामक रोग है जो पूरे विश्व में व्याप्त है। ये ऐसा संक्रामक रोग है जिसकी विभीषिका को देखते हुए सन 1992 या 93 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने ग्लोबल इमरजेंसी अर्थात वैश्विक आपदा का रूप का नाम दे दिया था। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। आज हम तपेदिक यानी टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस की बात कर रहे हैं। चर्चा को सरल आसान बनाने के लिए, आम जन के समझने के लिए हमने 5 भागों में बांट लिया है। पहला भाग तो यह है कि क्या रोग इतना गंभीर है, कितना गंभीर है कि हम इसके बारे में 140-42 साल से काम कर रहे हैं फिर भी इसको कंट्रोल नहीं कर पाए। क्या रोग इतना गंभीर है? जी हाँ, ये रोग इतना ही गंभीर है क्योंकि आज भी विश्व में जितने तपेदिक के या ट्यूबरकुलोसिस या टीबी के रोगी पाए जाते हैं उसके तकरीबन 25% रोगी भारतवर्ष में पाए जाते हैं। टीबी का इलाज ठीक से न करने वाले या पूर्ण रूप से इलाज न करने वाले लोगों को जो दवा रोधी टीबी हो जाती है, जिसे हम आमतौर पर MDR के नाम से जानते हैं, वो भी विश्व की 30% भारतवर्ष में होती है। इतना ही नहीं, जितना ही नहीं, टीबी रोग से होने वाली मृत्यु जितनी विश्व में होती है उसका 30% या उससे भी ज्यादा मृत्यु भारतवर्ष में एक वर्ष में हो जाती है। अनुमानतः 4.5 से 5 लाख रोगी प्रतिवर्ष ट्यूबरकुलोसिस की वजह से भारतवर्ष में काल कलवित हो जाते हैं। अतिशयोक्ति न होगी अगर हम कहें 1-1.5 मिनट में, प्रति 1-1.5 मिनट में एक व्यक्ति मृत्यु टीबी के कारण हो जाती है। और दोस्तों, ये तब है जबकि टीबी के निदान की और उपचार की पूरी व्यवस्था भारत सरकार ने निःशुल्क कर रखी है। तो संक्षेप में कहें तो ट्यूबरकुलोसिस को डायग्नोज किया जा सकता है, इसको ट्रीट एंड क्योर किया जा सकता है। जरूरत है इसको जानने की, समझने की। आज हम इसी विषय को लेकर के यूं ही चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं कि आज आपको टीबी के बारे में संक्षेप में सारा कुछ जान ही लेना है। अध्याय 1 समाप्त हो गया। आइए अब अध्याय 2 पे चलते हैं। भ्रांतियां, तमाम भ्रांतियां हैं। टीबी खाली फेफड़े की बीमारी है? जी नहीं, टीबी केवल फेफड़े की बीमारी नहीं है। टीबी शरीर के किसी भी अंग की, बाल और नाखून छोड़कर शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है, जैसे कि हड्डियां, मस्तिष्क, आंतें, गिल्टियां, आंख वगैरह वगैरह। दूसरी भ्रांति यह है कि क्या टीबी छूत का रोग है? ये छूत से फैल जाती है। मां के दूध पिलाने से क्या बच्चे को टीबी हो जाती है? इस प्रश्न का भी उत्तर है बिल्कुल नहीं, ऐसा कतई नहीं होता। टीबी का रोग सिर्फ फैलता है फेफड़ों की टीबी जिसको हो, अगर फेफड़ों की टीबी, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, जिसमें बलगम आता हो या छींकें खूब आती हो, तो बलगम के साथ या छींकों के साथ जो कणिकाएं उत्सर्जित होती हैं
उसमें कीटाणु, ढेरों कीटाणु होते हैं, असंख्य कीटाणु होते हैं, वो एक स्वस्थ मनुष्य को इन्फेक्ट कर देते हैं। अन्य प्रकार की टीबी, जो अन्य अंगों की टीबी है, ये कतई संक्रमित नहीं कर सकती। अब आइए आज हम तीसरे अध्याय पे चलते हैं कि अब ये आम जन के जानने की, हर एक नागरिक के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के जानने की बात है कि टीबी के लक्षण क्या हैं। आम टीबी की बात करें, फेफड़ों की टीबी की बात करें, देखिए फेफड़ों की टीबी 70% से ज़्यादा तो फेफड़ों की टीबी ही होती है, और इसीलिए WHO ने या भारतवर्ष में भी जो फील्ड वर्क हो रहा है, वो जब हम बात करते हैं टीबी की, तो संक्रमण करने वाली टीबी यानी फेफड़ों वाली टीबी की ही बात करते हैं। तो इसमें 2-3 हफ्ते से खांसी आती रहती है, खांसी के साथ बलगम आता है, कभी कभी खांसी सूखी भी हो सकती है। 2-3 हफ्ते से बुखार आता है, अनएक्सप्लेन्ड, कोई कारण नहीं समझ आता, लेकिन बुखार है जो कि शाम को तेज भी हो सकता है। भूख कम लगती है, वजन कम होने लगता है, कभी सीने में दर्द हो सकता है, सांस फूल सकती है, फेफड़ों के बाहर जो झिल्लियां हैं उसमें अगर पानी आ जाता है तो पानी के दबाव से फेफड़ों का प्रेशर पड़ता है, इससे सांस फूल सकती है। कभी कभी रात में पसीना भी आ सकता है। ये तो आम बात हो गई। अगर रीढ़ की हड्डी की टीबी है तो पीठ में सूजन, करवट लेने में दिक्कत, पीठ में दर्द वगैरह वगैरह। आंत की टीबी है तो आंतों में सूजन है तो आंतों का चलना धीमा हो जाता है या आंत चलना रुक जाता है कभी कभी, जिससे गोला घूमता हुआ सा महसूस होता है। कभी कभी रोगी बताते हैं, जिससे कि हम लोग चिकित्सक अक्सर पकड़ते हैं आंत की टीबी, पतली टट्टी हो रही है कुछ दिनों तक, उसके बाद कुछ दिनों के लिए कब्ज हो जाता है। ये भी एक लक्षण हो सकता है आंत की टीबी का। आंत में गिल्टियाँ होती हैं, गले में या बगल में कहीं गिल्टियाँ भी हो सकती हैं, आंखें लाल हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ें जो है, ये सब लक्षण ट्यूबरकुलोसिस के लक्षण, जिनको कि जल्द ही पहचान लेना चाहिए। जितनी जल्दी आप पहचान लेंगे उतनी जल्दी निदान और उपचार होगा। अब आते हैं हम चौथे अध्याय पर कि हमने देख तो लिया, हमने समझ लिया कि ये संभावित रोगी है। अगर ये संक्रमण वाला रोगी है, यानी पल्मोनरी टीबी वाला है, जिसको खांसी, बलगम आ रहा है, बुखार आ रहा है, भूख नहीं लग रही है, तो उसको मास्क पहनने की बात करना चाहिए। उसको मास्क पहनाइए या मुंह पे कपड़ा रखे। बातचीत करते समय, छींकते समय, खांसते समय मुंह पे कपड़ा या मास्क अवश्य होना चाहिए। घर में अगर आप हैं, घर में अगर रोगी है, तो यहाँ वहाँ न थूकें। घर के किसी भी कोने में एक टीन का डब्बा या मिट्टी का बर्तन रख लें, जिसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दें, उसी में थूकें और रात में उसमें 1 चम्मच मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दें, ताकि कीटाणु वहीं समाप्त हो जाएं। तो ये तो रही टीबी के संभावित मरीज की बात। अब जो उपचारक हैं, संपर्क में आने वाले लोग हैं, उनका क्या काम है? एक तो वो अपना टीके की जांच, मॉन्टूक्स टेस्ट वगैरह करा, जिससे लेटेंट टीबी, जिसके बारे में अक्सर कहा सुना गया है, लेटेंट टीबी जो होती है, जो कि निष्क्रिय टाइप की टीबी होती है, इसके कीटाणु आपके अंदर है लेकिन वो डिजीज नहीं कर पाते। तो ऐसा हो सकता है कि इन लोगों में इस तरह के कीटाणु अंदर आ गए हों, तो इनको भी अपनी जांच ये करा लेनी चाहिए। लेकिन ये मरीज के लिए क्या करें, रोगी के लिए क्या करें? इनको चाहिए कि रोगी को लेकर के निकटतम किसी स्वास्थ्य केंद्र में, किसी जिला अस्पताल में या कोई अस्पताल में ले जाकर के चिकित्सक से परामर्श लें। चिकित्सक इनको लक्षणों के आधार पर, डॉक्टर इनको लक्षणों के आधार पर जांच कराएंगे। जांच में पहला स्टेप अमूमन होता है, एक मॉन्टूक्स का टीका होता है, जो कि यहाँ पर लगाया जाता है, और दूसरे से तीसरे दिन में उसकी रीडिंग ले लेते हैं कितना सूजन है, और उससे पता चल जाता है कि रोग का संक्रमण है या नहीं। एक लेटेस्ट टेस्ट IgRA या क्वांटिफेरॉन टीबी गोल्ड भी आ गया है, जिसमें कि शुगर ब्लड के द्वारा ये जांच हो सकती है कि टीबी का संक्रमण है या नहीं है। एक्सरे कराया जाता है।
एक्सरे में धब्बा या इन्फिल्ट्रेट्स जिनको कहते हैं, या गिल्टियाँ बढ़ी हुई दिख सकती हैं, या अगर फेफड़ों के बाहर पानी आ गया तो वो भी देख सकता है। इस तरह की प्राइमरी जांचें और बलगम की जांच, स्पूटम फॉर एएफबी जिसको कहते हैं, बलगम की आगे वाली जांच, फर्दर जांच जिसको कि ट्रू नैट या सीबी नैट कहते हैं। और इस जांच में ये भी टीबी नैट या ट्रू नैट में ये भी पता चल जाता है कि साधारण वाली टीबी है या कि एमडीआर वाली टीबी है, तो इलाज तुरंत करने में आसानी भी होती है। कल्चर भी लगाया जाता है, उसकी रिपोर्ट 2-3-4 हफ्ते में आती है, बल्कि और ज़्यादा समय लगता है। तो ये तो हो गई निदान की बातें। अब निदान हो जाता है जब, ये सारा निदान या डायग्नोसिस जो है सभी अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध है, 1 पैसा नहीं लगेगा, यह मुफ्त है। और निदान के बाद या डायग्नोसिस के बाद चिकित्सक जो उपचार समझते हैं, ट्रीटमेंट उसी के अकॉर्डिंगली लिख देते हैं। और 6 महीने तक अगर आप इलाज कर रहे हैं तो विश्वास कीजिए 6 महीने तक हर महीने आपके अकाउंट में, पासबुक में 1000 रुपया आपके मतलब रोगी के पोषण के लिए 1000 रुपया प्रतिमाह आता रहेगा। ये पुनरीक्षित कार्यक्रम सरकार ने किया, उसके बाद टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम किया। तो कहने का तात्पर्य है कि आपका फर्ज क्या नहीं बनता कि सरकार की टीबी के उन्मूलन कार्यक्रम में मदद करें? तभी तो 2030 तक टीबी का उन्मूलन हो सकेगा। तो रोगी को चाहिए कि टीबी से डरे नहीं, टीबी से डरना नहीं है, टीबी को जानिए, टीबी को पहचानिए और पूरा इलाज करके पूर्णतया स्वस्थ हो जाइए और देश की उन्नति में, प्रगति में अपना योगदान दीजिए। धन्यवाद।